हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल संचार मीडिया स्टडीज हब में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज ये जो वीडियो है वो सेम टॉपिक की पहली वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट होगा, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था और इसमें हम आगे का जो थोड़ा सा पार्ट रखा है उसको कवर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडियन सोसाइटी थ्रू हिस्ट्री पार्ट 2। तो इसमें हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सोसाइटीज के बारे में कि इंडिया में कितनी काइंड्स ऑफ सोसाइटीज थी शुरुआत से, और आज की सोसाइटी क्या कहलाती है। तो सबसे पहले आती है एंशियंट इंडियन सोसाइटी। तो जो सबसे पहली सोसाइटी का फॉर्म है वो है एंशियंट इंडियन सोसाइटी। सो इसमें बात आती है अर्ली वैदिक एरा की एंड लेटर वैदिक एरा की। तो अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या अंतर था। अर्ली वैदिक में क्या था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, बल्कि वैदिक एरा से पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसके बाद वैदिक एरा आया एंड देन लेटर वैदिक एरा। सो इंडस वैली अराउंड 3000 बीसी टू 1500 बीसी के आसपास थी, एंड उसके बाद 1500 से वैदिक एरा शुरू हो गया। तो वैदिक एरा में क्या था कि जो विलेज कम्युनिटीज थी वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर्ड थी। ठीक है, ये जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इंडस रिवर के आसपास ये जो सिविलाइजेशन बची है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अंडरलाइन कर, मतलब मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन 300 बीसी टू 1500 बीसी। सो ये है, एंड यहाँ पे ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड ये जो रिवर बह रही है वो इंडस है। ऑर्डर्ड विलेज कम्युनिटीज मतलब ऑर्डर होता था वहाँ, एकदम प्रोस्पेरिटी होती थी, है ना। कोई भी ऐसा नहीं था कि एक दूसरे से एकदम झगड़ झगड़ के और मार पीट करके रहता हो। बहुत अच्छी तरीके से लोग एक दूसरे के साथ रहते थे। हाई स्टेटस ऑफ विमेन इन सोसाइटी, विमेन का भी एक हाई स्टेटस था सोसाइटी में। जैसे कि बाद बाद में उनको बहुत ही समेट के रखा गया, वैसा शुरुआत में कुछ नहीं था। विमेन बहुत फ्री थी, फ्रीली घूम सकती थी, फ्रीली पढ़ सकती थी, सब कुछ कर सकती थी। गुरुकुल सिस्टम थे, और ओल्डेस्ट वेद जो कि ऋग्वेद है वो भी इसी टाइम पे लिखा गया है। इस टाइम पे वर्शिप होती थी नेचुरल फोर्सेस की, जैसे एयर वाटर लैंड ट्रीज स्काई, इन सब की पूजा की जाती थी। वहाँ कोई मतलब देवी देवता नहीं होते थे। ठीक है, और आज सेम पूजा कौन करते हैं, नेचर की पूजा कौन करते हैं, जो इंडिया के ट्राइबल पीपल हैं। उनके कोई देवी देवता नहीं होते हैं, जैसे कि हमारे हैं शिव ब्रह्मा विष्णु, है ना। दे डोंट हैव देम। उनके लिए जो कुछ है नेचर है, उनके लिए जो कुछ प्रोवाइड कर रहा है वो नेचर कर रहा है। पानी उनको नेचर दे रहा है, हवा उनको नेचर दे रहा है, फल फूल सब्जी सब उनको नेचर दे रहा है। तो वो नेचर की पूजा करते हैं जो ट्राइबल लोग हैं इंडिया के। चेंजेस आने लगे लेटर वैदिक एज से। क्या चेंजेस आने लगे, विमेन का स्टेटस घटने लग गया। क्यों? क्योंकि सोशल रिस्ट्रिक्शंस लग गए उस पे। धीरे धीरे घूंघट का सिस्टम आ गया, लड़कियों को पढ़ाना बंद कर दिया। ठीक है, और रीजनल डीटीज जैसे शिवा विष्णु ब्रह्मा, ये लोग ये क्या हुए, एज अ रीजनल डीटी भगवान के तौर पे इनका इमर्जेंस हुआ। ठीक है, और इसी टाइम पे महावीर ने जैनिज्म और गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म की स्थापना करी। ठीक है, और इसी टाइम पे ये दोनों मतलब ये दोनों अपने टाइम के बहुत पीक रिलीजन थे। इन दोनों रिलीजन्स में कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, एकदम इक्वालिटी थी। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है।
ऋग्वेद लिखा गया एंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ये दोनों रिलीजन इमर्ज हुए। देन आता है हमारे पास मेडिवल इंडियन सोसाइटी। मेडिवल इंडियन सोसाइटी मुगल पीरियड, ठीक है, जब इस्लाम का रूल इंडिया में आया, दैट इज मेडिवल पीरियड। सो सबसे पहले इसमें आता है भक्ति एंड, पहले ये वाला नहीं है, इसमें ऊपर नीचे हो गए हैं पॉइंट्स। सो सबसे पहला पॉइंट है ये वाला, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक रूल थ्रू दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर। सबसे पहले क्या हुआ कि इस्लामिक रूल आया दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर के थ्रू इंडिया में। एंड उसके बाद अब देखिए, जैसे ही इस्लामिक कल्चर हमारे इंडिया में आया तो एक नया कल्चर फॉर्म हुआ, उसका नाम था इंडो इस्लामिक कल्चर। क्या हुआ, कल्चरल सिंथेसिस हो गया, दो कल्चर मिल गए एक साथ में और एक कुछ तीसरा ही नया कल्चर बन गया जिसका नाम इंडो इस्लामिक कल्चर था। ठीक है, इसी टाइम पे भक्ति एंड सूफी मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। ठीक है, भक्ति मूवमेंट में यही कहा, ये भक्ति मूवमेंट हिंदुइज्म में आया कि भक्ति में बेसिकली ये बोला गया था कि आप भगवान की बिल्कुल साफ मन से पूजा करो। ठीक है, और भगवान की ये जो क्रिएशन है, जो जिनको ह्यूमंस बोलते हैं, हम लोग, हमारे आसपास के लोग, उन सबको इक्वली ट्रीट करो, अलग अलग मत मानो। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि हम जो है रीति रिवाजों से परे हो करके अगर भगवान की भक्ति करेंगे, उनसे प्यार करेंगे, तो हमें वो जल्दी मिल जाएंगे, हमें मोक्ष जल्दी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, निर्वाण जल्दी मिल जाएगा, निर्वाण बुद्धिज्म में बोलते हैं। एंड हमें मोक्ष जल्दी प्राप्त हो जाएगा कब, जब हम पर्सनली भगवान से जुड़ जाएंगे, ये रीति रिवाजों को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ करके उनसे एक निश्चल भावना से प्रेम करेंगे। एंड सेम चीज सूफी संतों ने भी कही कि जो अ, ये फाइनल मोमेंट होता है जिसे स्पिरिचुअल यूनियन भी कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि वो अपने अल्लाह के टुवर्ड्स भी इतना डिवोशन रखो कि आपका ये जो स्पिरिचुअल यूनियन है वो जल्दी हो जाए। ठीक है, इन दोनों की आइडियोलॉजीज क्या थी, लव, डिवोशन, कंपैशन ही भगवान तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। ठीक है, और आसपास के लोग, जो हमारे आसपास के लोग, जीव जंतु हैं, उनके साथ इक्वालिटी के साथ रहना है, उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, जितनी भी महिलाएं हैं उनका आदर सत्कार करना है, बड़ों का आदर करना है। ठीक है, और इसमें, इन दोनों में, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट दोनों में म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि भक्ति मूवमेंट में लोगों ने भजन गाए एंड सूफी संतों ने भी सूफी कवालीस इन्वेंट करी। ठीक है, ये दोनों ही भजन और कवालीस, ये दोनों ही भगवान के टूवर्ड्स जो हैं वो उनको समर्पित रहती थी एंड उन्हीं के बारे में गाया जाता था, उन्हीं की प्रशंसा की जाती थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये सब होने के बाद भी कास्ट डिवीजन कंटिन्यू रहा और विमेन का स्टेटस डिक्लाइन होता रहा। क्यों, इस्लाम आ गया था, तो इस्लाम में हम सबको ही पता है कि विमेन की अटायर दूसरी होती है, उनको पूरा फुल्ली कवर्ड रहना पड़ता है। और हिंदुइज्म में भी पर्दा सिस्टम आ गया था कि घूंघट रखेंगी सारी औरतें। और अभी भी सोसाइटी क्या थी, एग्रेरियन थी। एग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट थी, जैसे कि कौन सी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो भी एग्रेरियन सोसाइटी थी। एग्रेरियन का मतलब होता है, मैंने
पहले भी बताया था, दोबारा बता देती हूँ कि एग्रेरियन का मतलब होता है जब आपकी इकोनॉमी पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो। कोई भी स्टेट, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी सोसाइटी जो अगर पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है तो दैट इज एग्रेरियन सोसाइटी। सो मुगल एंड दिल्ली सल्तनत आया, सूफी एंड भक्ति मूवमेंट आए, एंड सोसाइटी अभी भी क्या थी? एग्रेरियन थी। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलोनियल इंडियन सोसाइटी। अब कॉलोनियल इंडियन सोसाइटी हम सभी जानते हैं, कॉलोनियल इंडियन सोसाइटी इज ब्रिटिश राज। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए, ये उस टाइम की बात है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए ट्रेड के लिए, सबको पता है, और वो 200 साल तक इंडिया के ऊपर ही राज करते हुए यहीं रह गए, 200 साल तक, ठीक है। अब उनके आने से हमारी एजुकेशन सिस्टम में, गुरुकुल सिस्टम से स्कूल सिस्टम आ गया, उसमें चेंज हुआ। हेल्थ सिस्टम में चेंज हुआ, लॉ में चेंज हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज हुआ। लॉ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज हुआ कि उन्होंने जो भी लॉज एंड पॉलिसीज बनाई वो सिर्फ ब्रिटेन को सपोर्ट करती थी, इंडिया को सपोर्ट नहीं करती थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने इंडिया की वेल्थ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करी है, एग्रीकल्चर एक्सप्लॉइट करा है। वो लोग ज़बरदस्ती किसानों को, एक इंडिगो नाम की फसल होती है उसे उगाने को बोलते थे। इंडिगो से एक ब्लू कलर का डाई बनता है जो कि कपड़े रंगने में यूज आता है, ठीक है। तो वो क्या करते थे, यहाँ से इंडिगो लेते थे एंड उसको ब्रिटेन भेजते थे, और वहां से कपड़े जो डाई होकर के बन करके आते थे और उनको ही हाई प्राइसेस पे इंडिया में बेचते थे। ऐसे करके उन्होंने एग्रीकल्चर और लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा। इंडिगो एक ऐसी इंडिगो एक ऐसी जो एक बार जिस लैंड पे उग जाए तो उस लैंड का सारा न्यूट्रिशन ले लेती है और उस लैंड को बंजर छोड़ देती है। तो अब उस पे कोई और क्रॉप नहीं उग पाएगी। तो ये जानते हुए भी ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को ज़बरदस्ती ये इंडिगो उगाने के लिए मजबूर करा, और उनको ये पे भी नहीं करते थे। लैंड भी ब्रिटिशर्स की, फसल भी ब्रिटिशर्स की, और ये इंडियंस को पे भी कैसे करते थे? ग्रेन्स दे देते थे बस, ऐसे पे करते थे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करा, ठीक है। इन्होंने अच्छा क्या किया कि इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन लाई। अगर इंग्लिश एजुकेशन तब नहीं आती तो शायद अब हम लोग कुछ कुछ करके इंग्लिश पढ़ना शुरू कर रहे होते, या फिर मतलब अभी आज के टाइम पे जो हम लोग है या हमसे पहले वाली जनरेशन है वो इंग्लिश नहीं पढ़ पाती, क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही आई है। और अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते तो शायद इंग्लिश को इंडिया में आते आते बहुत टाइम लगता, ठीक है। रेलवेज का इंट्रोडक्शन हुआ। मुंबई से थाने तक जो पहली रेल चली थी वो मुंबई से थाने तक चली थी, और ब्रिटिश राज में ही चली थी। वो थी वो सामान ले जाने वाली। और इंडस्ट्रीज उन्होंने सेटअप करी यहाँ डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, ठीक है। सोशल रिफॉर्मर्स आए जैसे कि राजा राम मोहन रॉय। उन्होंने क्या किया, सती एंड चाइल्ड मैरिज के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने बोला सती गलत है और चाइल्ड मैरिज भी गलत है। सती मतलब जब किसी औरत का पति मर जाता है तो उसे भी उसके साथ उसकी चिता पे जला दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि वो लोग यहाँ अलग हो गए हैं, वहां ऊपर जाकर के रीयूनियन हो जाएगा एंड ऑल दिस स्टफ उन बोलते थे। ये सुपरस्टिशंस थे, लेकिन राजा राम मोहन रॉय ने कहा कि ये गलत है। किसी की जान लेना हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। और ये और चाइल्ड मैरिज भी बहुत गलत है, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, उनको कैसे पता चलेगा कि मतलब उनको उनकी शादी करा दी है, उनको कैसे पता चलेगा कि उनकी शादी हो गई है? उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा जैसा होना चाहिए, है ना। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड नेशनलिज्म ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही आए। क्यों? क्योंकि लोगों को पता चल गया था कि उनको अब आज़ाद होना है, ठीक है। तो ये आइडियाज भी लोगों को कब आए? जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए थे। सबका एक ही मोटिव था
कि ब्रिटिशर्स को बाहर भगाना है, हमें आज़ादी चाहिए। फिर और ये लास्ट पॉइंट वही है कि पॉलिसीज़ जो थी उन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन दिया इंडियंस को। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्रिटिशर्स की जितनी भी पॉलिसीज़ आई हैं वो सब ब्रिटेन एंड ब्रिटेन की क्वीन एंड ब्रिटिशर्स को ही सपोर्ट करती थी। कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसने इंडिया को सपोर्ट किया हो। एक्सप्लॉइट ही किया है उन्होंने इंडियंस को। और सोशल डिविजन्स को उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के दौरान और भी गहरा कर दिया। उन्होंने दरारें ला दी कम्युनिटीज के बीच। ठीक है, सो ब्रिटेन का झंडा, अंग्रेज उस टाइम पे कुछ ऐसे दिखते थे। वैसे तो ये ऑफिशियल्स हैं जो वो ऐसे दिखते थे, जो सिपॉइज होते थे। और ये कुछ डेवलपमेंट जैसे कि क्या बोलते हैं रेलवेज वगैरह वो लोग कौन करके लाए थे, ब्रिटिशर्स। एंड ये है हमारे सोशल रिफॉर्मर्स में से एक राजा राम मोहन रॉय। सो नेक्स्ट जो हमारे पास सोसाइटी आती है वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन सोसाइटी। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन सोसाइटी कौन सी है? जो इंडिपेंडेंस के बाद और अभी तक है। तो ये आज की सोसाइटी है जो आज हम देख रहे हैं, वो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन सोसाइटी है। सो इंडिया को फ्रीडम कब मिली? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को इंडिया को फ्रीडम मिली। उस उसी टाइम पे यानी 1950 में 19 अरे माउस से लिख रही हूँ ना, 50 में इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। ठीक है, पूरी इकोनॉमी को रीशेप किया गया। पूरी इकोनॉमी को क्या किया? रीशेप किया गया, डेवलपमेंट पूरा प्लान किया गया। SC ST OBCs के लिए रिजर्वेशन किए, क्योंकि यही कास्ट जो हैं, यही जो सेक्टर यही जो लोग हैं, यही कम्युनिटीज बहुत पहले से ऑप्रेस्ड हैं। मतलब इंडियंस ने तो किया ही किया, उनको ब्रिटिशर्स ने भी आकर के उनको ही ऑप्रेस करा है। ठीक है, उनको ही एक्सप्लॉइट किया। अर्बनाइजेशन, अरे यहाँ पे आई है, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अर्बनाइजेशन, सिटीज को डेवलपमेंट मिला एंड इंडस्ट्रीज सेटअप हुई। ग्लोबलाइजेशन मतलब जो बाहर से इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इंडिया ने अपने कपाट खोले कि आओ हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो इंडस्ट्रीज पे। ठीक है, लेकिन फिर भी आज भी कास्ट, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी सोसाइटी में कहीं ना कहीं है, और इसको जाते जाते बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अर्बनाइजेशन ग्लोबलाइजेशन 1990s के टाइम पे आया था, जब इंडिया के पास सिर्फ 14 डेज का फंड बचा था। एंड वर्ल्ड बैंक ने लोन देने से पहले ये इंडिया के सामने शर्त रखी थी कि हम आपको लोन तभी देंगे अगर आप अपने इंडिया में, अपनी कंट्री में LPG पॉलिसी को लागू करते हैं। LPG वॉज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, तो मैं इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगी। बाकी बस इतना ही है, आज भी कास्ट, गरीबी और इनइक्वालिटी सोसाइटी में है, और इसको जाते जाते काफी टाइम लगेगा, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया था, धीरे धीरे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, और हमारे ग्लोबल नेटवर्क्स बढ़ते गए बाहर की कंट्रीज से, है ना। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे की वीडियोस में और टॉपिक कवर करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।